हेलो एवरीवन। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यूपीपीएससी हो या फिर उत्तर प्रदेश की कोई परीक्षा हो जिसमें जीएस का पोर्शन आता हो, तो अगर इतिहास आपको पढ़ना है तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप 1857 से स्टार्ट करिए और 1947 तक तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत बार बने हैं। और मतलब ये जो पोर्शन है ना हिस्ट्री का, ये बहुत दिलचस्प भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 आपके सिलेबस में है। साथ ही साथ जेआईसी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, जो भी परीक्षाएं होनी हैं सभी में ये पोर्शन समान रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और शुरू करेंगे तो सबसे पहले 1857 की क्रांति से, जिसे महान क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले भी भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए थे। हालांकि इनकी जो संख्या है ये बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि देखा जाए तो सन्यासी विद्रोह ये बिहार और बंगाल में हुआ था, जिसका नेतृत्व केना सरकार और द्विज नारायण ने किया था। 1760 से लेकर 1800 तक 40 सालों तक चला था सन्यासी विद्रोह। और इसी दौरान इसी पर बेस्ड एक किताब आई थी, आनंद मठ, जिसमें जो है वंदे मातरम लिखा गया था। और ये जो वंदे मातरम है आगे चलकर हमारा राष्ट्रीय गीत भी चुना गया। सन्यासी विद्रोह के बाद दोस्तों फ़कीर विद्रोह भी आता है, जो कि बंगाल में हुआ था, जिसका नेतृत्व मजनून शाह और चिराग अली ने किया था। ये हुआ था 1776 से लेकर 1777, मतलब लगभग 2 सालों तक ये सक्रिय रहा था। तो ये सब हम आपको पढ़ाएंगे एक अलग लेक्चर में, लेकिन अभी जो बातें करेंगे वो रिलेटेड रहेगा 1857 से या उसके आसपास जो घटनाक्रम है उससे, और चलेंगे 1950 तक। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी नील विद्रोह के बारे में बात होती है ना, तो आपके दिमाग में 3 घटनाएं आ जाती होंगी, अगर आपने इतिहास को पढ़ा है तो, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी आना चाहिए। कि नील विद्रोह एक तो बंगाल और बिहार में हुआ था, दूसरा वाला जो हुआ था वो केवल बंगाल में हुआ था, तीसरा वाला जो हुआ था जो चंपारण से संबंधित है, वो विद्रोह नहीं था, वो आप उसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, लेकिन संबंध उसका नील की खेती से ही है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नील विद्रोह ये बंगाल और बिहार में जो हुआ था, इसको लीड किया गया था तिरुत सिंह के द्वारा। तिरुत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। 1854 से लेकर 1862 तक चला था। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो घटनाक्रम है ये 1857 की जो क्रांति है उसके इर्द गिर्द है। संथाल विद्रोह, संथाल एक जनजाति है और इसका जो संबंध है हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, और इनका क्रम कौन सा है, तो 15th। ठीक है, तो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये संथाल जनजाति से ही हैं। संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये बंगाल और बिहार में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। और ये जो घटनाक्रम है ये 1855-56 के आसपास का है। ठीक है, मुंडा विद्रोह दोस्तों ये बहुत आगे चल के हुआ, 1857 से बहुत ही आगे की बात है। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था, जिनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। 1899 से ले 1899 1900 के आसपास का घटनाक्रम है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और एक और नील आंदोलन हुआ था बंगाल में, जिसका नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। यह घटनाक्रम है 1857 की क्रांति के बाद 1859-60 में हुआ था ये नील आंदोलन। तो इनका क्रम याद रखिएगा, बहुत बार ये जो विद्रोह हैं इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इनको जो है ना पहले समझ लेना थोड़ा ज़रूरी था। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, जिसको आप 1857 की महान क्रांति भी कहते हैं। क्या हुआ था कि आपको याद होगा 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बैस, एक उस समय जो बंदूक प्रयोग में लाई जाती थी उसका नाम था ब्राउन बैस को रिप्लेस कर दिया था एक नई बंदूक से। नई बंदूक का नाम रखा गया था एनफील्ड।
एनफील्ड राइफल, ठीक है, बुलेट मत समझना। तो एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था 1856 में। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। मतलब ये क्या था, होता है ना कभी कभी लोग बदला लेने के लिए जब दूसरों को कुछ देते हैं तो उसमें मतलब कुछ ऐसा विष्ठा टाइप मिला देते हैं जिससे वो अछूत बन जाता है, लेकिन उनको बड़ी खुशी मिलती है आंतरिक रूप से कि हमने फलाने का धर्म जो है भ्रष्ट कर दिया, फलाने को अपना जूठा खिला दिया वगैरह। तो कुछ इसी तरीके का काम अंग्रेजों ने यहाँ पर किया था। अब ये जो चर्बी वाला कारतूस था यही 1857 की क्रांति का एक आधार बना। क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 का दिन था जब मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, और उसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मार दी। हालांकि आगे चलकर मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जो भारतीय क्रांति की नींव के रूप में जाना जाता है। उनको फांसी दी गई थी कब? 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने एक नारा दिया था। वो नारा कितने लोगों को याद है, कोई बताएगा? मंगल पांडे ने फांसी पर चढ़ने से पहले एक नारा दिया था, और वो नारा था, क्या था नारा? हल्ला बोल। ये नारा दिया था मंगल पांडे ने, ठीक है, याद रखना इसको भी। और मंगल पांडे का जो संबंध है ये 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था, जिसको BNI के नाम से जाना जाता है। क्लियर ना? लेकिन दोस्तों सिर्फ यही एक कारण नहीं था। कहते हैं ना कि इंसान जो है बहुत सारी तकलीफ़ों को सहता है, फिर एक दिन वो विद्रोह कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि बहुत सारे कारण थे इसके मूल में, जिसकी वजह से 1857 की जो क्रांति थी वो जन्म ली थी। एग्जैक्टली हुआ क्या? देखो, आपको याद होगा कि उसी समय लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आई थी, जिसमें दत्तक पुत्रों को मान्यता देने से मना कर दिया गया, और धीरे धीरे जो राज्य थे, भारतीय राज्य थे, उनको हड़पना शुरू कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, जो भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेते थे उनको सम्मान मिलता था, प्रमोशन मिलता था, नौकरी मिलती थी, और जो नहीं अपनाते थे तो उनको जो है प्रताड़ित किया जाता था। ये दूसरा भी कारण था। आर्थिक कारण भी था। उस समय नील की खेती करने के लिए जो भारतीय थे, भारतीय कृषक थे, उनको बाध्य किया जाता था। तो तमाम तरीके से भारतीयों का शोषण हो रहा था, और जब धर्म भ्रष्ट करने की बात कही गई तब जाके यहाँ पर मंगल पांडे का खून खौल उठा, और उन्होंने बिना इसकी परवाह किए कि मेरा क्या होगा, उन्होंने अपने जो बड़े अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को उन्होंने गोली मार दी। ठीक है, तो कई सारे कारणों की वजह से ये जो विद्रोह था ये जन्म लेता है, और इस विद्रोह को कई नाम दिया गया, जैसे कि सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी बुलाया गया। जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने इसे सिपाही विद्रोह कहा है। ठीक है, और भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय इतिहासकारों ने इसे महान विद्रोह और भारतीय विद्रोह भी कहा है। 1857 का विद्रोह, ये तो एक बहुत कॉमन नाम हो गया। भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ओके, तात्कालिक कारण क्या थे दोस्तों? उस समय क्या था कि 1857 की विद्रोह के जो तात्कालिक कारण थे वो ये था, एनफील्ड राइफल में अगर कारतूसों का प्रयोग न किया गया होता तो शायद ये क्रांति जन्म नहीं लेती। अब क्योंकि इसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिलाई गई थी, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के जो सिपाही थे वो उद्विग्न हो गए। उन्होंने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया था और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन मामला जो था वो काफ़ी संगीन हो चुका था, काफ़ी अशांति फैल चुकी थी, और इसके बाद जो आगे हुआ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब दोस्तों, जो विद्रोह के केंद्र थे ये आपको पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ। ध्यान दीजिएगा, विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर था, लखनऊ था, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार का आरा जिला था। लखनऊ यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था।
कानपुर में नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के द्वारा। झांसी में ये जो विद्रोह हुआ उसको लीड किया था मात्र 22 साल की रानी लक्ष्मीबाई ने। इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया। एग्जैक्टली बात ये थी, ये विद्रोह शुरू तो हो गया था लेकिन सभी लोग जो लड़ रहे थे, पहली बात तो ये थी कि कोई भी एक केंद्रीकृत इसका लीडर नहीं था जो कि सभी को एक साथ लेके चलता। दूसरी बात ये विद्रोह फैला तो हुआ था, उत्तर भारत में फैला हुआ था, दक्षिण भारत बिल्कुल अछूता था, लेकिन सभी लोग अपने अपने कारणों से लड़ रहे थे। कोई एक कॉमन कारण नहीं था, सबके कारण अलग अलग थे। बस ये था कि जगह जगह पर विद्रोह शुरू हो गया था। ग्वालियर में क्या हुआ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सेनाओं से वो बहुत ही मजबूती से लड़ी लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गईं और ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बिहार का नेतृत्व लगभग 85 साल के कुंवर सिंह ने किया था जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। अंततः ये जो विद्रोह था इसे दबाने में अंग्रेज जो थे वो सफल हो गए। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है। जैसे कि दिल्ली में जो विद्रोह हुआ, तो दिल्ली में विद्रोह बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था, तत्कालीन मुगल सम्राट, और यहाँ पर विद्रोह का दमन किया गया जाल निकोलसन के द्वारा। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने और यहाँ पर दमन किया गया हेनरी लॉरेंस के द्वारा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहब ने, दमन सर कोलिन कैंपेबल ने। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई जी और तात्या टोपे जी, दमन जनरल ह्यूरोज के द्वारा। बरेली में खान बहादुर खान थे। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली। बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो इस विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे दोस्तों? यहाँ पर पहली बात तो है कि इनका जो प्रभाव था काफ़ी सीमित था। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे कि सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। बड़ी रियासतें जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर और राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तो जो राजपूताना के लोग थे ये लोग भी विद्रोह में उस समय शामिल नहीं हुए और दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो प्रभाव था बहुत ही सीमित था। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रभावी नेतृत्व नहीं था, संसाधन बहुत ही सीमित थे। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार और परिवहन ये सेवाएं केवल अंग्रेजों के पास थी और जो विद्रोही थे उनके पास नहीं थी। मध्य वर्ग की जो भागीदारी थी नहीं थी क्योंकि उनको लाभ मिल रहा था। तो अपने निजी हितों की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया। उनको लगा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमको जो लाभ अंग्रेजों से मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। इसमें हैदराबाद आपको पता है ये अंत तक जो है ये तो पाकिस्तान में जाना चाहता था और ऑपरेशन पोलो आपको याद ही होगा जिसके द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया। मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर ये सब सक्षम राज्य थे जो कि विद्रोह में शामिल होते तो परिदृश्य कुछ और ही होता। और यहाँ तक कि राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर समझ में आती है कि कभी कभी जो इंसान होते हैं उनको निजी हित सबसे या सर्वोपरि लगता है। विद्रोह का परिणाम क्या रहा? कंपनी शासन का अंत हो गया। तो ऐसा नहीं कि इस विद्रोह का कोई परिणाम नहीं निकला, कंपनी शासन का अंत हो गया क्योंकि जो ब्रिटेन में सत्ता बैठी थी उनको लगा कि जिस कंपनी को हमने भेजा है व्यापार करने के लिए वो शासन को संभाल नहीं पाएगी और इसके बाद जो भारत का शासन था वो ब्रिटेन के क्राउन के अधीन हो गया। ओके, तो ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली और इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारत के उसी समय पहले वायसराय का भी चुनाव किया गया जो कि बने थे लॉर्ड कैनिंग, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर घट रही थी दोस्तों। और इसी समय सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने उनको लगा कि अगर इसी प्रकार से सेना में भारतीय ज़्यादा रहेंगे तो अगर विद्रोह हुआ तो उनको दबाएगा कौन। तो ये प्रयास किया गया कि जो भारतीय हैं
उनको कम मतलब कम भारतीय सिपाहियों को नौकरी दी जाए और यूरोपीय सिपाहियों को अधिक से अधिक रखा जाए। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? हालांकि ये जो विद्रोह था ये असफल माना गया, लेकिन विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल भले ही रहा हो, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे। 1857 के विद्रोह पर कुछ किताबें लिखी गई जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा एक किताब लिखी गई, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरन चंद जोशी के द्वारा रेबेलियन 1857 ए सिंपोजियम लिखी गई। जॉर्ज ब्रूस मल्लेसन के द्वारा द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखी गई। क्रिस्टोफर हार्वर्ड के द्वारा ग्रेट म्यूटिनी लिखी गई। इकबाल हुसैन ने भी एक किताब लिखी है, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। और खान मोहम्मद सादिक खान के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, एक्सक्वेथन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये किताबें बिल्कुल रट लेना और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बन जाएगा, तो अगर याद नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं 1857 के विद्रोह के बाद एक कानून पारित किया गया था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सत्ता को सीधे ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया को ट्रांसफ़र कर दिया। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा और शासन के लिए भारत सचिव का पद सृजित किया गया। तो एग्ज़ाम में दो प्रश्न बन सकते हैं कि भारत का जो पहला वायसराय था उसका नाम बताइए, तो आप लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग। और शासन के लिए भारत सचिव का पद भी कब सृजित किया गया था? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में भारत सचिव का पद सृजित किया गया था। दोनों बातें बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्रम से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब अगली घटना पे और आते हैं डायरेक्टली कांग्रेस की स्थापना पर। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 में। आप देख रहे हैं ये 1885 के अंत का समय था, मतलब 2-3 दिन बचे हुए थे जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 में। और इसका संस्थापक कौन था? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको आप A.O. ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। ओके। और कांग्रेस की स्थापना ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई और उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है। तो जब कांग्रेस बनी थी तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। अब ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष चुने गए, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया था 28 से 30 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया था। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन बने। तो ये थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखना 1887 में मद्रास में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। उस समय कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष चुने गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस का पहला यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले को चुना गया था 1888 में। यानी कि कांग्रेस का जब चौथा अधिवेशन हुआ उस समय इलाहाबाद में यह अधिवेशन करवाया गया था 1888 में, और पहले यूरोपियन अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज यूले। ओके। तो यहाँ पर दोस्तों मैसेज ये दिया जा रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैसेज ये दिया जा रहा था कि मतलब जो कांग्रेस बनी है वो किसी एक खास वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये सभी वर्गों को साथ में लेकर चलेगी और जितने भी इसके टारगेट हैं वो सबके हित के लिए रहेंगे। मतलब जो अलग अलग संप्रदाय के अध्यक्ष यहाँ पर चुने जा रहे थे उनका मैसेज देना बस यही था कि हम जो कांग्रेस यहाँ पर जो कांग्रेस की स्थापना हुई है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। ठीक है।
पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। ये जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर एग्ज़ाम में आएगा तो केवल आपको ही पता रहेगा, बाकी लोगों के प्रश्न गलत होंगे तो मतलब आप लीड कर जाओगे, तो इसको जरूर याद रखना है। पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, नाम क्या था? कादम्बिनी गांगुली। ओके, तो 1890 में, ठीक है, कब? 1890 में कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, तो आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में यह ऐतिहासिक भाषण दिया गया था कादम्बिनी गांगुली के द्वारा। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक और पहली महिला डॉक्टर भी थी। ध्यान दीजिएगा, कादम्बिनी गांगुली, गांगुली होते हैं बंगाली। 1890 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कहाँ पर हुआ? बंगाल यानी कि कलकत्ता में हुआ और वहीं पर इन्होंने पहला भाषण दिया था। लेकिन ये अध्यक्ष नहीं थी, केवल पहली महिला भाषणकर्ता ही थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1817 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ठीक है, उसमें बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। यहाँ पर दो बातें हैं कि पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1890 में, दूसरा वाला भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1817 में, जिसमें कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। थोड़ा सा कॉमन चीज़ों को ना फोकस किया करो, चीज़ें याद रहती हैं। और जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, तो दोस्तों ये अधिवेशन था 1896 का, ये भी कलकत्ता का अधिवेशन ही था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी रहमत उल्ला सयानी के द्वारा। वंदे मातरम की रचना किसने की है? कितने लोग बताएंगे? बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, फटाफट कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। दोस्तों, अंग्रेज हमेशा ये जानते थे कि भारत में दो धर्म प्रमुख रूप से हैं, हिंदू और मुसलमान, और अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर इनका ध्यान हमारे दुष्कर्मों की तरफ नहीं जाएगा। मतलब अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो हम लोग आसानी से भारत पर अपना सिक्का जमाए रखेंगे। तो उस समय जो कि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया था, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये एक काफ़ी बड़ा हिस्सा था जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें अगर इस जो ग्रीन वाला पार्ट है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक थे, और जो ये रेड वाला और गुलाबी वाला पार्ट है यहाँ पर मिलाकर देखें तो यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक थे। तो इन्होंने सोचा कि एक काम किया जाए, इनकी जो एकता है उनको भंग करने के लिए बंगाल का पार्टीशन कर देना चाहिए, विभाजन कर देना चाहिए। और उस समय ध्यान दीजिएगा भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और इसके बाद बंगाल विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर, आप थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इस पूरे मैटर को। देखिए यहाँ पर जो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये बंगाल है, ये बंगाल है। इसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये पोर्शन जो है ये कहलाता था पूर्वी बंगाल, और रेड वाला पोर्शन और जो ये पिंक वाला पोर्शन है ये कहलाता था आपका पश्चिमी बंगाल। मैंने आपको बताया कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान ज़्यादा थे, पश्चिमी बंगाल में हिंदू जो है ये संख्या में ज़्यादा थे। तो अब क्या किया गया कि इन अंग्रेज़ों ने इसके विभाजन के लिए एक षड्यंत्र रचा, और इनका षड्यंत्र जो था वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। हालांकि भारतीय जनमानस के द्वारा इस विभाजन को मान्यता नहीं मिली थी। तो हुआ ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र था, बिहार वाला और उड़ीसा वाला क्षेत्र, इसको जोड़कर बनाया गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसकी राजधानी को कलकत्ता रखा गया। जनसंख्या लगभग 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू थे, लगभग 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, और यहाँ पर जो मुसलमान रहते थे उनकी संख्या मात्र 90 लाख, यानी कि मुसलमान यहाँ पर अल्पसंख्यक थे। पूर्वी बंगाल में अब अगर आप देखेंगे तो पूर्वी बंगाल प्लस असम, जो पहले बंगाल का हिस्सा रहा था, तो ये मिलाकर बनाया गया था आपका पूर्वी बंगाल। इसकी राजधानी रखी गई जो है ढाका। जनसंख्या रही 3 करोड़ 10 लाख के आसपास, जहाँ पर मुसलमान जो थे ये 1 करोड़ 80 लाख थे, ये बहुसंख्यक थे। हिंदू जो थे ये 1 करोड़ 20 लाख थे, जो कि अल्पसंख्यक माने गए। तो इस आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया।
इनसे संबंधित जो तिथियां हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और सबसे मुख्य बात ये कि उस समय बंगाल का जो गृह सचिव था वो था रिजले। 1903 की बात है। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो दोस्तों ये था लीज फ्रेजर, और भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो समय दोस्तों ये 1899 से लेकर 1905 तक था, यानी कि 6 साल का समय। और इसी दौरान 1905 में बंगाल का विभाजन भी किया गया था। तो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा भाषा और धर्म के आधार पर किया गया। तो इसकी जो टाइमलाइन है इस प्रकार से रहेगी कि 3 दिसंबर 1903 को, ये वो समय है 3 दिसंबर 1903, जब विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, और अगले ही दिन 20 जुलाई को 1905 में समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हो गई। इसके बाद दोस्तों लगभग 15 दिन के बाद 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध स्टार्ट किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को विरोध का कोई खास प्रभाव दिखा नहीं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया, यानी कि बंगाल जो था उसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए त्यौहार मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन बंगाल विभाजन लागू किया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ये सारे वो फैक्ट हैं, सारी वो लाइनें हैं जहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगली महत्वपूर्ण घटना की तरफ, और जो अगली घटना है दोस्तों ये है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। तो जैसा कि आप जानते हैं बंगाल का विभाजन होता है कब? 1905 में। और इसके बाद क्या होता है कि कुछ सांप्रदायिक नेताओं के लिए यह एक अवसर जैसा था, तो इस अवसर का लाभ उठाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। 36 मुसलमानों का एक शिष्ट मंडल जिसकी अध्यक्षता आगा खां कर रहे थे, उनके लीडरशिप में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर केंद्रीय, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय कार्यों के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मतलब इसका ये था कि जहाँ पर सीटें सुरक्षित की जाएंगी मुसलमानों के लिए, वहाँ पर मुसलमान ही खड़े होंगे चुनाव में, और मुसलमान मतदाता ही केवल वोट करेंगे। तो इसकी मांग की गई थी शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से 1906 में मुस्लिम लीग के गठन से पहले। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग में तब आगा खां थे, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे, नवाब मोहसिन उल मुल्क शामिल थे। मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों ये मुस्लिम लीग में 1913 में जाकर शामिल होते हैं। ठीक है, तत्कालीन शामिल नहीं हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना माना जाता है कि ये काफ़ी एलिट वर्ग से आते थे और काफ़ी समृद्ध परिवार था इनका, जिनका अंग्रेज़ों के बीच उठना बैठना भी था। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है दोस्तों। 1907 में कांग्रेस का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो क्या हुआ था कि जो सूरत में अधिवेशन हुआ 1907 में, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन था, और उस दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो वैचारिक मतभेदों के कारण नरम दल यानी कि उदारवादी और गरम दल यानी कि उग्रवादी नामक 2 गुटों में बंट गई। दोस्तों ये जो 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, और आंदोलन के तरीकों यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच गहरा विवाद इस विभाजन का मुख्य कारण था। उदारवादी नेता नरम दल के जो मुख्य रूप से समर्थक थे उनमें दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। गरम दल के नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष थे। तो इनको जो है ये त्रिगुट जो था गरम दल का, इनको बाल, लाल और पाल के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, लाल, बाल, पाल। ठीक है, अब इसके बाद 1908 में एक और घटना घटती है। 1907 में सूरत विभाजन, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद 1908 में क्या होता है कि खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई।
मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया। इसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में, और सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं खुदीराम बोस जी, ठीक है, इनको मात्र 18 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में। ओके, इसके बाद दोस्तों थोड़ा समय ठीक ठाक बीतता है, हालांकि जो उथल पुथल रहती है वो चलती रहती है, लेकिन अब समय आता है 1911 का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1905 में जो है बंगाल का विभाजन होता है। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। तो बंगाल जो था ये 1905 से लेकर 1911 तक ही विभाजित रहा था। हालांकि आगे चलकर फिर से बंगाल विभाजित होता है, कब? जब बांग्लादेश बना था 1947 में। ओके, तो ध्यान दीजिए, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1947 में। भारत विभाजन के एक हिस्से के रूप में बंगाल का दोबारा से विभाजन किया गया, मतलब बंगाल के हिस्से में बंटना ही लिखा था और अंततः वह बंट गया और अब एक स्वतंत्र देश के रूप में, जिसे बांग्लादेश आप कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, इसी दौरान 1911 में एक घटना और घटती है। उसी वर्ष राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र की गई और प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया गया। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का पुनर्मिलन हुआ, यानी कि बंग भंग ये समाप्त किया गया। असम फिर से एक मुख्य आयुक्त के अधीन एक प्रांत बना। बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। तो याद रखिएगा कि 1911 में ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया और एक नया प्रांत बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 1913 के गदर पार्टी के बारे में, जिसकी स्थापना होती है 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और इसका जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में ही था। और इसके प्रमुख नेता थे सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद, रास बिहारी बोस। उद्देश्य क्या था गदर पार्टी का? भारत में सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य को स्थापित करना। ओके, इस दौरान दोस्तों गदर पार्टी के द्वारा एक गदर पत्रिका भी निकाली गई। पार्टी ने नवंबर 1913 में गदर नामक साप्ताहिक पत्र शुरू किया, जो कि उर्दू और गुरमुखी में प्रकाशित होता था, जिसने ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ प्रचार को स्टार्ट किया था। ये पत्रिका काफ़ी लोकप्रिय थी गदर नाम से। दोस्तों इसी दौरान 1914 में कोमागाटा मारू नाम की एक घटना होती है, और ये घटना क्या थी दोस्तों? 1914 में कनाडा के द्वारा भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगाने और एक जापानी जहाज, ये जहाज का नाम था कोमागाटा मारू, एक जापानी जहाज था। तो जापानी जहाज कामागाटा मारू को 376 भारतीय यात्रियों के साथ वैंकूवर से वापस लौटने की एक दुखद घटना थी। गुरुदत्त सिंह द्वारा किराए पर लिए गए इस जहाज़ के भारत लौटने पर कलकत्ता के बजबज में पुलिस के साथ झड़प में 20 यात्री मारे गए, जिससे ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिला था। मतलब ये था दोस्तों कि ये जो जहाज़ था जिसको गुरुदत्त ने किराए पर लिया था, इसे ना तो कनाडा में प्रवेश मिला और भारत लौटने पर भारत में भी इसे प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद ब्रिटिश और भारतीयों के बीच जो इसके यात्री थे संघर्ष होता है, लगभग 20 यात्री मारे जाते हैं। और इस प्रकार से जो घटना थी आगे चलकर एक जो भारत में क्रांति होती है उसके लिए एक और ईंट साबित होती है। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी घटी, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पार्टी ने भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। किसने? गदर पार्टी ने। और ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचलने के लिए 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस चलाया, जिसमें करतार सिंह सराभा सहित कई नेताओं को फांसी दे दी गई। गदर पार्टी ने विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता अलग जगाई और बाद के क्रांतिकारी आंदोलनों जैसे भगत सिंह के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। दोस्तों इसी दौरान 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आ गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है लखनऊ में, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। ये जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1916 में हुआ था और इसमें क्या होता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
मुख्य रूप से इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक गठबंधन था, जिसमें दोनों पक्षों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर काम करने पर सहमति जताई थी। कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। जो ये लखनऊ समझौता था, इस समझौते को सफल बनाने में बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जो 1916 का लखनऊ समझौता यानी कि लखनऊ अधिवेशन था, तो कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों ध्यान होगा आपको कि गांधी जी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके थे और यहाँ पर लौटने के बाद गांधी जी को ये लगा कि अगर अंग्रेज़ों से भारत को मुक्ति चाहिए तो उन्होंने सोचा कि अगर हम अंग्रेज़ों की मदद करें तो बदले में हमें आज़ादी मिल सकती है, जिसके लिए उन्होंने भारतीयों को मोटिवेट किया कि वो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का समर्थन करें, उनका साथ दें। तो मतलब ये था कि जो ब्रिटिश सेना में भारतीयों को जाने के लिए उन्होंने मोटिवेट करना, प्रेरित करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया, रिक्रूटिंग सार्जेंट। यह उनका विश्वास था कि यदि भारतीय युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे तो ब्रिटिश सरकार बदले में भारत को स्वशासन सेल्फ रूल प्रदान करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो अंग्रेज़ थे ये बहुत ही कनिंग थे और जिसे उत्तर भारत में कौवा चालाक कहा जाता है, मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ तक ही ये सीमित थे। और 1916 में, अब दोस्तों यहाँ पर मैं गांधी जी के बारे में 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। गांधी जी ने भले ही यहाँ पर अंग्रेज़ों का समर्थन किया था, उनको लगा था कि अगर भारतीय पहले विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो बदले में सेल्फ रूल उन्हें प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने ये काम किया था। लेकिन जब उनको ये कन्फर्म हो गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने आगे चलकर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट किया था। तो मतलब आप कभी भी ये मत समझिएगा कि गांधी जी जो थे उन्होंने कभी भी कोई गलत काम किया है, बाकी अपने अपने विचार हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम तो टू दी पॉइंट हिस्ट्री पे ही चलेंगे। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो होम रूल लीग था ये आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित था। पहले विश्व युद्ध के समय पहली भारतीय प्रक्रिया थी ये होम रूल लीग आंदोलन, और इस आंदोलन का उद्देश्य था राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन को प्राप्त करना। ओके, होम रूल आंदोलन की स्थापना 2 लोगों के द्वारा की गई थी। एक था आपका मद्रास होम रूल लीग, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। दूसरा था पुणे होम रूल लीग, जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन ध्यान देना, दोनों ही लीग जो थे ये 1916 में ही स्थापित किए गए थे। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं 1917 का समय आ गया है और 1917 में एक महत्वपूर्ण घटना है चंपारण का आंदोलन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नील विद्रोह और नील आंदोलन और इसके बाद चंपारण आंदोलन, तीनों का ही जो संबंध है ये नील से ही संबंधित है, नील की खेती से ही संबंधित है। तो क्या हुआ कि 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह था। यह बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था और इसका कारण था 3 कठिया व्यवस्था। मतलब ब्रिटिश बागान माली जो थे उन्होंने जो बिहार के किसान थे उन पर 3 कठिया व्यवस्था लागू की थी। और ये व्यवस्था क्या थी कि किसान अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया। नील की खेती से क्या होता था, ज़मीनें बंजर हो जाती थी, किसानों को बहुत कम दाम मिलते थे, लेकिन इससे अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा मिलता था। अब इसी दौरान गांधी जी का आगमन होता है। चंपारण के एक स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल जी गए थे, उन्होंने गांधी जी से इस सारी व्यवस्था के बारे में जिक्र किया। गांधी जी तैयार हो गए और फिर वो चंपारण चले आए और इसके बाद इस आंदोलन में गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई और नरहरि पारिक जैसे नेताओं का सहयोग भी प्राप्त होता है। और अंततः ये जो आंदोलन था गांधी जी का चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ये सफल भी होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। चंपारण कृषक जांच समिति का गठन किया गया। इसके बाद चंपारण कृषि कानून 1918 पारित हुआ, जिससे 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई और अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% हिस्सा किसानों को वापस दे दिया गया। आंदोलन का महत्व क्या था? यह भारत में
गांधीवादी जन आंदोलन की शुरुआत थी, जिसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी है। ठीक है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, चंपारण की घटना के बाद फिर 1918 का समय आता है और 1918 जाना जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए। ये घटना क्या थी? देखिए, चंपारण सत्याग्रह हो गया। आपको पता ही है कि वहाँ पर जो किसान थे उनको तिनकठिया प्रथा से मुक्ति मिल गई। लेकिन चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में, याद रखिएगा टाइमिंग, 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को उन्होंने समझा। यहाँ का जो विवाद था वो था प्लेग बोनस। क्या था ये? जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को भी समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। ये था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। और 1918 में ही इसके जस्ट बाद एक और आंदोलन शुरू हो गया था, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद ही 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में ही किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो गए। यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो गई थीं, फिर भी उनसे टैक्स कर की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान नहीं देने को कहा। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी खेड़ा सत्याग्रह में अपनी एक महती भूमिका निभाई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के आह्वान पर अपनी वकालत तक को छोड़ दिया और गांव-गांव जाकर किसानों को अन्याय के खिलाफ खड़ा किया। सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए किसानों की संपत्ति और मवेशी जब्त करना शुरू किया, लेकिन किसान अपने संकल्प पर अडिग रहे। बढ़ते जनदबाव के कारण अंततः ब्रिटिश सरकार झुक गई। सरकार ने गुप्त आदेश जारी किया कि केवल वही किसान लगान दें जो इसे चुकाने में समर्थ हैं। लेकिन ये आदेश गुप्त था, मतलब जितने लोग चुका सकते हो चुकाएं, लेकिन अंततः अगर कोई नहीं देता था, जो सक्षम नहीं था, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मतलब इसका ये था कि एक गुप्त आदेश था कि जो सक्षम हैं उनको कर देना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ एक और भी घटना है। यहाँ पर हमने बात किया 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बारे में। इसके बाद 1918 में आपने देखा कि 2 सत्याग्रह और किए गए थे। इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट 1919 में। दोस्तों, रॉलेट एक्ट क्या था? तो ध्यान से देखिएगा। रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए पारित एक दमनकारी कानून था। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिश पर इस कानून के तहत पुलिस को किसी भी भारतीय को बिना वारंट और बिना अदालत में मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार दे दिया गया। इसे काला कानून कहा गया, जिसके विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को शुरू किया। अब दोस्तों, ये जो एक्ट था रॉलेट एक्ट, इसकी मुख्य बातें ये थी कि बिना मुकदमा गिरफ्तारी हो सकती थी। ठीक है, अपील की भी मनाही थी, किसी हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं था। प्रेस पर अंकुश लगाया गया। सरकार को मीडिया की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार था और उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों की आवाज़ को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए। तो इसका परिणाम क्या रहा? दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया। लेकिन इसी बीच एक और ऐसी घटना हो गई जो कि भारतीय इतिहास में एक बड़े काले धब्बे के रूप में जानी जाती है और अंग्रेज़ों के एक निर्मम अत्याचार का प्रतीक के रूप में जानी जाती है। ये घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। इस कानून के विरोध में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं, जो इस कानून के खिलाफ आक्रोश का परिणाम था। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा। और इसकी वजह क्या थी? ये जो बैठक हो रही थी वो किन कारणों से हो रही थी? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग में जो बैठक हो रही थी वो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जनता जो थी वो जलियांवाला बाग में सभा कर रही थी, लेकिन ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने अपनी फौज के द्वारा भीड़ पर गोली चलवा दी। लगभग 1500 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा मात्र
379 लोगों का ही शो हो रहा है। घायलों की संख्या लगभग 1200 बताई जाती है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, प्रभाव ये हुआ कि इस एक्ट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एकता ला दी और असहयोग आंदोलन की नींव रखी। अब दोस्तों बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महती भूमिका रखता है। एग्जैक्टली 1919 से लेकर 1922 तक का समय है खिलाफत आंदोलन का। क्या हुआ था उस समय, तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों में अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया। इसको लीड किया गया अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधुओं में 2 लोग थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। लेकिन बाद में खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है ये महात्मा गांधी को सौंप दिया गया था। दोस्तों गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया क्योंकि वे मुस्लिमों को भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे और उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुअवसर फिर कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुसलमानों के हक के लिए हिंदुओं ने भी मुसलमानों का पूरा साथ दिया था और इस पूरे मूवमेंट को लीड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन दोस्तों इसी बीच असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया था। 1920 का समय है, ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन ये 1920 में है, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय 1930 का है, 10 साल बाद का है। तो थोड़ा उन दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस है टाइमिंग का, उसको ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन ये क्या है कि 1920 का है। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग आदि घटनाओं से भारतीय काफ़ी व्यथित थे, अतः इस आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। शुरुआत अगस्त 1920 में हुई महात्मा गांधी के द्वारा। यह गांधी का भारत में पहला सबसे बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था और टैक्स भी यानी कर भुगतान नहीं देना था। एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पर गांधी जी इस बात को जानते थे कि वर्तमान समय में जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों से हर मामले में बहुत अधिक सक्षम है और अगर ये आंदोलन हिंसक हुआ तो इसमें सबसे अधिक अगर जान माल की क्षति होगी तो वो भारतीयों को होगी। अतः उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मतलब असहयोग की भावना को इस कदर जो है जगाया जाए कि अंग्रेज़ों को सांस लेना थोड़ा सा यहाँ पर भारी लगने लगे। लेकिन आगे चलकर जब यह आंदोलन हिंसक होने लगा तो गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। हालांकि इसका विरोध भी किया गया था कुछ बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, लेकिन गांधी जी जानते थे कि अगर यह आंदोलन हिंसक हुआ तो बहुत बड़ी जान माल की क्षति होगी और भारतीय पक्ष को बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी कैसरी हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। ये एक अंडरलाइन पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 5 फरवरी 1922 ये वो दिन है जब चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित एक स्थान है। यहाँ पर सुबह सवेरे ही एक जनसमूह जो था वो गांधी जी के निर्देशों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में एक काफिला, छोटा सा काफिला निकल रहा था। यहाँ पर पुलिस से उनकी झड़प होती है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज के दौरान फिर क्या होता है कि भीड़ उत्तेजित हो जाती है। भीड़ ने पुलिस वालों को थाने में बंद कर दिया और थाने को जला दिया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जब हिंसात्मक होते देखा तो उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो आप ये कमेंट करके बताइए गांधी जी का निर्णय सही था या फिर गलत था। हालांकि बहुत लोगों ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने पर गांधी जी की आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि ये फैसला एक राष्ट्रीय संकट है। साथ ही साथ CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने भी असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की, विरोध किया और उनका विरोध इस कदर बढ़ा कि आगे चलकर उन्होंने एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कुछ नेता जो गांधी जी के विचारों से व्यथित थे, ऐसे में CR दास, मोतीलाल नेहरू जो अब गांधी जी के साथ नहीं थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना मार्च 1923 में की गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं CR दास, चित्तरंजन दास और ये तस्वीर किसकी है? मोतीलाल नेहरू की है।
दोस्तों 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ये अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई, और इसके पहले और इसके बाद फिर कभी भी गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। 1924 में बेलगांव में यह अधिवेशन हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद समय आता है साइमन कमीशन 1928। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था ये, जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, उसकी समीक्षा और संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए भारत भेजा गया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण कांग्रेस और अन्य नेताओं ने साइमन गो बैक का नारा लगाया और इसका तीव्र विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन का देशव्यापी विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। लाहौर में जब साइमन कमीशन पहुंचा तो उसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया, और यहाँ पर पुलिस के बीच और लाला लाजपत राय और उनके जो समर्थक थे उनके बीच लाठीचार्ज भी हुआ, और इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें भी आईं, और इन्हीं चोटों की वजह से लाला जी की अंततः डेथ भी हो जाती है। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील साबित होगी। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का 44वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 का समय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़, जिसकी अध्यक्षता इसने की है जवाहरलाल नेहरू ने। इस ऐतिहासिक सत्र में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज्य यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता को अपना मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया, और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। ध्यान दीजिएगा, ये टाइमिंग देखिए, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी को ही आपका गणतंत्र दिवस भी होता है, लेकिन 1930 में 26 जनवरी को देश भर में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया गया। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर एग्जाम एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर दांडी मार्च की टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च को ये यात्रा शुरू होती है 1930 में, चलती है 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी मार्च जिसे कहते हैं नमक सत्याग्रह भी, तो महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की गई 78 साथियों के साथ 240 या 241 एग्जैक्टली जो दूरी है 387 किलोमीटर की है, एक ऐतिहासिक पदयात्रा थी। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करना। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून को भंग किया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। यह कोई मामूली घटना नहीं थी दोस्तों। इसके बाद अंग्रेज जो थे वो थोड़े से सहम गए। उनको लगने लगा कि बिना भारतीयों के सहयोग के अब भारत में राज चलाना, भारतीयों पर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीयों को उनका कुछ अधिकार तो देना ही चाहिए ताकि जो विरोध चल रहा है उसमें थोड़ी सी कमी आए। अपनी आसानी के लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आह्वान किया, और तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, तीनों के तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए थे? लंदन में आयोजित किए गए। कोई भी गोलमेज सम्मेलन भारत में नहीं हुआ है, और इसमें मात्र जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसी में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया है। और वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो वो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में। 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक का यह समय है पहले गोलमेज सम्मेलन का, और यह सम्मेलन कहाँ पर होता है? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, गवर्नर जनरल भारत में थे लॉर्ड इरविन। ओके, कुल 89 प्रतिनिधियों ने इस पहले गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ध्यान दीजिए, पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि शामिल नहीं था।
ठीक है, और तीसरे में भी नहीं था, यानी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और इनकी टाइमिंग हालांकि शुरू से अंत तक मत याद रखिए, क्रम से याद रखिए। पहला गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में होता है, दूसरा वाला होता है 1931 में, तीसरा वाला कब होता है 1932 में होता है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, सुविधा रहेगी। बाकी टाइमलाइन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये जो 89 प्रतिनिधि चुने गए थे, इसमें ब्रिटिश राजनीतिक दलों से थे 16, देसी रियासतों के 16 और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता जो थे इसमें शामिल किए गए थे। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में, जो कि शुरू हुआ 7 सितंबर 1931 को। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और ये जो पार्टिसिपेशन था ये गांधी इरविन समझौता की वजह से था, और इसी वजह से गांधी जो थे वो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। गांधी इरविन समझौता यहाँ पर थोड़ा सा समझना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, इसकी टाइमिंग भी याद रखिएगा, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित एक समझौता था। यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्या हुआ था कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य यह समझौता किया गया, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। थोड़ा सा पृष्ठभूमि को भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको आनंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मार्च और अप्रैल 1930 के बीच गांधी और उनके अनुयायियों ने नमक मार्च की शुरुआत की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, तो उन्होंने भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का प्रयास किया। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक बनाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू जैसे हजारों भारतीय राजनीतिक नेताओं को 1930 के अंत तक जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और इरविन इसे समाप्त करने का रास्ता खोज रहा था। जनवरी 1931 में गांधी जी और अन्य शासकों को बिना शर्त उनकी हिरासत से रिहा कर दिया गया। इरविन ने गांधी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था और इसके बाद ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये सम्मेलन जो था 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त होता है। आयोजन इंग्लैंड में ही किया गया था। ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, लेकिन वायसराय भारत के बदल गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ लॉर्ड इरविन था भारत का वायसराय, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय हो गया था लॉर्ड वेलिंगटन, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ही था। कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। इसमें महिला प्रतिनिधि के तौर पर सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज, राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय, मुसलमानों के प्रतिनिधि बनकर गए आगा खान द्वितीय, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सभी ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी। अब आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग कह रहे थे, मुसलमान अपने लिए, दलित अपने लिए, सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। मतलब कि भैया जिस एरिया में सीटें रिजर्व कर दी जाएं, मतलब एरिया वाइज सीटें रिजर्व होनी चाहिए, उसमें जो मुसलमानों के लिए रिजर्व होगा उसमें केवल मुसलमान ही खड़े होंगे, चुनाव में मुसलमान ही वोट करेंगे। जो दलितों के लिए शुरू होगा, मतलब जो एरिया सुरक्षित किया जाएगा, उसमें दलित ही खड़ी होंगे और दलित ही उनको वोट करेंगे। तो एक तरीके से भारत के लिए तो ये एक नई गंभीर समस्या शुरू हो गई। लेकिन गांधी जी वाकई इससे बहुत व्यथित हो गए और उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर की इस मांग से वो गांधी जी बहुत आहत हो गए थे। एग्जैक्टली उनको लगा कि अगर दलितों के लिए भी एक अलग तरीके से निर्वाचन, पृथक निर्वाचन दे दिया गया तो भारत के कई टुकड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी जो थे वो भारत
चले आए और आमरण अनशन पर चले गए। पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी थे और 20 सितंबर 1932, याद रखिएगा 20 सितंबर 1932 को पूना के यरदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन को स्टार्ट किया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य एक समझौता होता है और इस समझौते में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांत में दलितों की सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। और इस समझौते पर महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर गांधी जी यहाँ पर अपनी असहमति न जताते और ये जो पृथक निर्वाचन वाला चीज़ था अगर लागू हो जाता तो भारत के लिए वाकई एक बहुत गंभीर संकट खड़ा हो जाता। दोस्तों यहाँ पर गांधी जी ने अपनी समझदारी से 1932 में एक बड़े संकट को टाल दिया था और इससे क्या था कि भारत का अस्तित्व अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण प्रयास किया। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो विफल हो गया। इसके बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर से आयोजित किया गया। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय भी ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, PM वही थे रैमजे मैकडॉनल्ड और भारत के वायसराय भी वही हैं जो दूसरे में थे लॉर्ड वेलिंगटन। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया, मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं बुलाया गया। अब आता है दोस्तों आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित हुआ और 1937 में जाके लागू हुआ। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। लेकिन दोस्तों इसी बीच 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। दोस्तों 1940 में एक नया संकट भारत के सामने उपस्थित हो गया। मुस्लिम लीग एक अलग देश की मांग करने लगा और पाकिस्तान नामक एक देश की मांग की गई। दोस्तों ध्यान देना कि जो पाकिस्तान शब्द है इसका आविष्कार चौधरी रहमत अली ने किया था। तो 1933 में अपने पंपलेट नाउ आर नेवर, आर वी टू लाइव, आर पेरिस फॉरएवर में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। चौधरी रहमत अली दैट टाइम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। तो क्रिप्स मिशन का समय है 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 1942। उद्देश्य क्या था? दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश के लिए भारतीय सहयोग को प्राप्त करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा कि पहले विश्व युद्ध में गांधी जी के आह्वान पर बहुत सारे भारतीयों ने तन मन धन से ब्रिटिशों का जो है समर्थन किया था, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ धोखा मिला था। तो इस बार क्रिप्स मिशन जो था वो लगभग खाली हाथ गया और उसे कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। भारतीय सहयोग जो था वो प्राप्त नहीं हो सका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा मोमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक, एक दिवालिया बैंक का चेक कहकर अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं किया गया था। और इसके बाद आपका शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति भी है। और इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सभी जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अंग्रेजों ने आगा खां पैलेस में कैद किया। अंग्रेजों की पूरी कोशिश थी कि यह आंदोलन दब जाए, मगर इस आंदोलन को जो दूसरी पंक्ति के नेता थे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से जारी रखा। लोगों का भारी समर्थन भी इस आंदोलन को मिल रहा था और फिर यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बन गया। दोस्तों इसके बाद 1945 में होता है 1945 का शिमला सम्मेलन। यह सम्मेलन वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी, 1945 में हुई। 24 जून 1945 को शिमला में यह बैठक शुरू हुई थी और 14 जुलाई 1945 तक चली। यह सम्मेलन भी अंततः जो है वो विफल ही रहा।
फिर दोस्तों आता है 1946 का कैबिनेट मिशन। भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था यानी कि संविधान सभा तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, ये कैबिनेट मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था जो कि आया था 1946 में। अब दोस्तों समय आ गया है 1947 का, जिसके बारे में आप लोग बिल्कुल जानते हैं। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। वह लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और इसी के साथ पाकिस्तान का भी निर्माण हो गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था दोस्तों, ये 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं या यूँ कहिए कि टाइम स्टैम्प हैं जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में आते हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में सारी कहानी बता रहा हूँ तो बस इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आगे आपके कुछ क्लासेज होंगे और कुछ आपके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, तो उसमें बाकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और चीज़ें तब आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई थी और इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और सरकार के काम में अड़ंगा भी डालना ज़रूरी था मुस्लिम लीग के लिए, तो मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया 26 अक्टूबर 1946 को 5 लोगों के साथ। ओके, 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस भी मना लिया था, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुधा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। क्या नाम था? JB कृपलानी, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। और ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ओके, गांधी जी के द्वारा जो एक भजन गाया जाता था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, तो इसके जो रचयिता हैं वो नरसिंह मेहता हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, देखो दोस्तों, अक्टूबर 1947 भारत को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन कश्मीर का संघर्ष ये अक्टूबर 1947 में हुआ था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता के लिए अपील की, जिसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर को बचाने के लिए कदम उठाया। यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध बना और कश्मीर आज भी दोनों देशों के बीच विवाद का एक मुख्य बिंदु है। ओके, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा, और ये एक बहुत ही दुखद समाचार रहा। 30 जनवरी 1948 को प्रतिवर्ष जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का जो समय है, ये मुख्य रूप से संविधान निर्माण का समय माना जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना कि भारतीय संविधान के लिखने की जो प्रक्रिया है, ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के साथ शुरू हुई थी। आपको याद होगा 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तब अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि उस समय सबसे वरिष्ठ थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो बाकायदा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और फिर दोस्तों 26 जनवरी 1950 का दिन आता है जब भारतीय संविधान को स्वीकृति मिलती है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत ने अपनी पूर्णता प्राप्त की। इसी दिन भारत गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और इस दिन से भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नया जीवन मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। और आगे चुनाव हुए। चुनाव कब हुए थे? भारत में जो पहले आम चुनाव हुए थे दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। यह बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का करीब 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। उस समय यह सबसे बड़ा चुनाव माना गया था और चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवार और 53 राजनैतिक पार्टियां उतरी थीं, जिनमें
14 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित कई पार्टियां जो हैं वो शामिल थीं। और इन पार्टियों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटों पर जीत और 45% वोट के साथ प्रचंड बहुमत मिला था। कुल 16 सीट जीतने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्ष पार्टी बनी थी। तो दोस्तों यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो दोस्तों इसके बाद का जो इतिहास है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें आपको बताई जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमने इनको टू दी पॉइंट, सारगर्भित और संक्षिप्त रखने का प्रयास किया। अपने उद्देश्य में हम कहाँ तक सफल हुए हैं ये तो आपके कमेंट बताएंगे, आपका लाइक बताएगा और आपका शेयर बताएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एटलीस्ट अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला दोस्तों तो हमें लाइक करके जरूर बताइएगा ताकि हम जान सकें वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू।